Assalamu alaikum dear student. The topic for today's presentation is moment of inertia. In the last discussion we have discussed about the centripetal force. स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करने से पहले हम अगर सिर्फ इनर्शिया को देखें तो जो इनर्शिया टर्म है ये हमारे लिए फेमिलियर है। हमारे लिए इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ा हुआ है कि जो इनर्शिया होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मास की वो प्रॉपर्टी होती है जो उसकी स्टेट को कायम रखने में कोशिश करती है और उसको अपनी हालत को चेंज करने पर भी मजबूर करती है। तो हम इसको एक तरह की ऑपोजिशन का नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m और वो एक सरफेस पर पड़ा हुआ है और हम अगर देखें तो वो रेस्ट स्टेट पर है, तो इसकी जो बेसिकली स्टेट है वो क्या है, रेस्ट है। तो वो कौन सी चीज है जो इसको इसकी इसी स्टेट में रहने पर मजबूर करती है, वो इसका इनर्शिया है। और अगर हम इस इनर्शिया को ओवरकम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसे यानी कि रेस्ट स्टेट से किस स्टेट में लेकर जाना चाह रहे हैं, मोशन की स्टेट में लेकर जाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी। अगर हम इस डायरेक्शन में इस पर कोई एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस फोर्स की वजह से हम इस ऑब्जेक्ट को इसकी रेस्ट स्टेट से किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोशन की स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज है जो इस ऑब्जेक्ट को अपनी स्टेट को चेंज होने से बचाने की कोशिश करती है, वो उसका इनर्शिया है। तो हम ये कहते हैं कि जो इनर्शिया होता है ये प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट होती है which tries to maintain the state of the object. Property of an object which tries to maintain the state of the object, कि वो उसकी जिस हालत में वो मौजूद है उसको कायम रखने की कोशिश करती है और उस स्टेट को या उस हालत को चेंज होने से रोकती है। तो हम ये कहते हैं कि जो इनर्शिया होता है किसी भी बॉडी का वो डिपेंड किस पर करता है। इनर्शिया हम पढ़ चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा हम कहेंगे उतना ही उसका ज्यादा इनर्शिया होगा। इस चीज को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा अगर हम एक एग्जांपल दें कि अगर ये जो ब्लॉक पड़ा है इसका मास, अगर मैं ये कहूं कि सपोज ये 5 किलोग्राम है और आप इसे पुश करते हैं तो आपको जो फोर्स चाहिए, और अगर इसका मास मैं कहूं कि 10 किलोग्राम है तो इसी ब्लॉक को पुश करना है तो जो फोर्स चाहिए क्या वो एक जैसी होंगी? नहीं, वो एक जैसी नहीं होंगी। हम ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि 5 किलोग्राम मास लेस है जबकि 10 किलोग्राम मास ज्यादा है। तो जिसका मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा और जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। अच्छा, ये जो हम इनर्शिया सिंपली कहते हैं जो कि मास पर डिपेंड करता है, ये असल पे कहां पर एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है इन केस ऑफ लीनियर मोशन। जबकि अगर कोई चीज घूम रही हो तो उसको घूमते हुए से रोकने के लिए या उसको घुमाने के लिए हमें जो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी या जो उस पर टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, हम ये कहेंगे कि उसको जो ऑपोजिशन फेस करना पड़ती है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया। क्योंकि जो मूवमेंट है दैट इज अनदर नेम ऑफ द टॉर्क, यानी कि जो चीज घूम रही होती है उसका जो इनर्शिया होगा वो क्या कहलाएगा? मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, द इनर्शिया ऑफ रोटेटिंग या रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को आपने अगर घुमाना हो तो जो उसका इनर्शिया होगा वो क्या कहलाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। और स्टूडेंट इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन करते हैं। वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? तो हम कहते हैं कि प्रोडक्ट
perpendicular distance from axis of rotation to object. एक्सिस ऑफ द रोटेशन से कहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहां पर वो ऑब्जेक्ट मौजूद है। और अगर हम देखें तो इस डेफिनेशन के मुताबिक जो मूवमेंट ऑफ द इनर्शिया होगा हम उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डेफिनेशन है वो है मास यानी कि m और स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस r स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर बेसिकली क्या है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। स्टूडेंट ये किस तरह से होता है हम इसको प्रूव करेंगे, ये तो मैंने डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिखा है। इस डेफिनेशन के एतबार से अगर हम इसको प्रूफ के लिहाज से देखेंगे कि किस तरह से डिराइव करेंगे, तो हम ये कहते हैं कि एक मिसाल लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कि हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है और ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द रोटेशन है। यहां पर हमने कोई एक बेरिंग लगाया हुआ है जो कि फ्रिक्शनलेस बेरिंग है, और उसके साथ हमने एक मैसलेस रॉड अटैच किया हुआ है। और इस मैसलेस रॉड का हमने दूसरे एंड पर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है अटैच किया हुआ। तो स्टूडेंट हम देख सकते हैं कि इस एक्सिस ऑफ द रोटेशन से, जिसको हम O का नाम देते हैं, इस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तक का जो फासला है जिसको हम R का नाम दे रहे हैं, तो बेसिकली यहां से हमने ये कहा है कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो हम ऊपर भी लिख चुके हैं, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट का या रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट का जो इनर्शिया होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, जो कि मास और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम ये देखते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर रेस्ट कंडीशन में है और आपने इस पर कोई फोर्स लगाई इस तरह से कि ये इस एक्सिस ऑफ द रोटेशन के गिर्द घूमना शुरू हो गया। चूंकि सर्कुलर मोशन हम पहले दिन ये डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि अगर कोई बॉडी फिक्स पॉइंट से अपना फासला चेंज ना करे तो एक सर्कुलर ट्रैक पर घूमेगी। तो हम ये कहते हैं कि अगर मैं इस पर एक फोर्स लगाऊं और उस फोर्स की ये डायरेक्शन हो, तो ये घूमना शुरू कर देगा और कुछ टाइम के बाद ये यहां पर आ जाएगा। अब हम स्टूडेंट देख सकते हैं कि जो चीज इसको घूमने से अपोज कर रही है, ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रही है, वो क्या है, वो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि ना सिर्फ इसके मास पे डिपेंड कर रही है बल्कि इस फासले के स्क्वायर के प्रोडक्ट का मास के साथ इन दोनों का रिजल्ट पर डिपेंड कर रही है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्टूडेंट हमें ये बात पता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर जिसका मास m हो उस पर कोई अगर फोर्स लगाएं F, तो उस पर उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ क्या लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू m में लिख सकते हैं। और अगर हम यहां पर देखें उस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट तो सर्कल में घूमना शुरू कर रहेगा, तो इसका ये वाला जो एक्सेलरेशन होगा घूमते हुए ऑब्जेक्ट का, वो लीनियर तो नहीं होगा, वो तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और अगर हम इस एंगुलर एक्सेलरेशन के हवाले से इसे लिखें तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो
ए लीनियर एक्सेलरेशन होता है, उसको एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ अगर हमने देखा हो तो हम पढ़ चुके हैं कि ए इक्वल्स टू आर अल्फा। तो हम यहाँ पर आर अल्फा पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एम आर अल्फा आ जाएगा, जो कि हमारे पास किसके इक्वल था, फोर्स के। फिर हमारे माइंड में जो नई बात आती है वो ये आती है कि जो चीज घूम रही होती है उस पर फोर्स नहीं बल्कि एक टॉर्क हम कहते हैं, ज्यादा सूटेबल टर्म हो सकती है कि हम ये कहें कि उस पर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है जो उसे घुमा रहे हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन विद आर, हम इसको आर से अगर मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को, तो ये हमारे पास बन जाएगा आर एफ इक्वल्स टू एम आर अल्फा इंटू आर, विच इज इक्वल्स टू एम और आर स्क्वायर और अल्फा। और हमें पता है कि आर एफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, टॉर्क इक्वल होता है। अब स्टूडेंट जो बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो एम आर स्क्वायर है, जो वैसे मैंने बताया है कि किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है, और ये अल्फा आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन हमारी बनेगी टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा, इस इक्वेशन को अगर हम देखें और इसको जो मोमेंट न्यूटन सेकंड लॉ है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि F इक्वल्स टू एम ए और टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि जो टॉर्क है वो रोटेशनल एनालॉग है किसका, फोर्स का। जो काम लीनियर मोशन में फोर्स परफॉर्म कर रही होती है, किस लिए, या तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मूव करने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। जैसे हम ये कह सकते हैं अगर यही ब्लॉक मूव कर रहा हो और हमें इसकी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी है ताकि इसको रोका जा सके, तो जो चीज इसे रुकने नहीं देगी और मूव करते रहने देगी वो इसका इनर्शिया था, जिसको हम कहते हैं कि वो उसके मास पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई चीज घूम रही हो और हम ये चाहते हैं कि हम उसे रोकें, तो घूमती हुई चीज को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन या डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन के एक फोर्स लगाना पड़ेगी या एक टॉर्क लगाना पड़ेगा, और उसको जो ऑपोजिशन फेस करनी पड़ेगी वो उसका क्या कहलाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मास यहां पर लीनियर मोशन में जो कि इनर्शिया को डिफाइन करता है, और यहां पर आई जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो किसके इक्वल होता है, एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है, और ए लीनियर एक्सेलरेशन और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये दोनों इक्वेशंस अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक दूसरे का रोटेशनल एनालॉग हैं। तो हमारे पास इस रिजल्ट के मुताबिक अगर हम यहां से, जिसको हम इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई का नाम दे चुके हैं, जो कि इसके इक्वल है एम आर स्क्वायर के इक्वल है, अगर हम यहां से इसका यूनिट देख लें तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। आर चूंकि ये एक फासला है, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, तो मीटर स्क्वायर। किलोग्राम हमें पता है मास का यूनिट है तो कैपिटल एम, मीटर हमें पता है लेंथ का यूनिट है तो कैपिटल एल। तो हम इसके यूनिट के साथ साथ इसकी डायमेंशन भी लिख लेते हैं। फिर हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है। अगर हम यहां पर देखें कि इसकी डिपेंडेंस किस पर है, तो इसकी डिपेंडेंस जो है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, सेकंड जी हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और एक नेक्स्ट फैक्टर जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास से क्या मुराद है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें क्लियर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन आर जिसे हमने कहा था वो भी हमें पता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
स्टूडेंट देखें, अगर हम किसी भी घूमने वाली चीज को देखें तो उस पूरी बॉडी का मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो डिफाइन करेगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर हम फैन को देखें तो जो फैन का सेंट्रल पार्ट है, आप देख सकते हैं कि उस सेंट्रल पार्ट में मास मैक्सिमम होता है, और जिसका मास मैक्सिमम होगा, हम कहते हैं कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर मैक्सिमम है मास की, तो उसका आर जो होगा वो कम होगा, और लिहाजा जो हमारे पास उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी कम होगा। जबकि अगर हम इसी के जैसे हम एक व्हील की एग्जांपल ले सकते हैं, व्हील का जो सारे का सारा मास है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है उसके सेंटर पर, जो उसका एक्सल भी कहता है जिसके गिर्द वो कोई चीज घूमती है, या उसका आउटर रिम होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये बेसिकली हम जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास है ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि ये डिफाइन करता है कि हमारे पास किस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। हमारी बुक पर एक एग्जांपल भी दी गई हुई है स्टूडेंट, अगर हम उस एग्जांपल को देखें तो उस एग्जांपल में वो क्लियर कट हमें ये बताता है कि हमारे पास एक डिस्क है और एक हमारे पास साइलेंडर है। ये डिस्क का मास डिस्ट्रीब्यूशन, हम इसको समझने की खातिर इसको ऐसे कि ये फीड है, और हम ये कहते हैं कि इन दोनों के मैसेज बराबर हैं, इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। अगर हम ये पूछें या ये जानने की कोशिश करें कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो हम मास की बुनियाद पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अकेला तो नहीं डिफाइन करें, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पढ़कर आए कि इसके इक्वल होता है एम आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अगर हम देखें कि इस डिस्क का जो रेडियस है आर और इस साइलेंडर का जो है आर, ये हमारे सामने है, हम यहां से इसके आर के लिहाज से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस फार्मूला से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बासानी हम देख सकते हैं कि इसका चूंकि आर कम है लिहाजा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा, और इसका आर ज्यादा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। स्टूडेंट इसी को नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक रिजिड बॉडी के हवाले से। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट बोर्ड पर हमारे पास रिजिड बॉडी का क्या कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, और इस रिजिड बॉडी में हम नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के हवाले से देखते हैं, क्योंकि इस बॉडी का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, तो एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन हमारे पास उसका जो मास कंसंट्रेशन होगा वो भी डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि ये हमारे पास एक्सिस ऑफ द रोटेशन है, तो इस एक्सिस ऑफ द रोटेशन से इस पॉइंट को जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहां तक का जो फासला है वो r1 है और इसका मास m1 है, और इसी तरह से ये जो नेक्स्ट है ये r2 है और इसका मास m2 है, और इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट का जो है मास वो m3 है और उसका जो फासला है वो r3 है। इसी तरह से अगर हम इस रिजिड बॉडी के n नंबर ऑफ पार्ट्स को देखें तो यहाँ पर हम अगर इस लास्ट सेगमेंट को हम ये कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है, हमारे पास अगर मैं उसको m4 का नाम दूं और उसका सेंटर से या एक्सिस ऑफ द रोटेशन से जो फासला है वो r4 है, और अगर ये रिजिड बॉडी रोटेट करती है अपने एक्सिस ऑफ द रोटेशन के गिर्द, तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कंप्लीट उस पूरी रिजिड बॉडी का, वो हम किस तरह से देखेंगे कि हम ये कहेंगे कि जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो ये इसका रेफरेंस एक्सिस था, जो कि एक्सिस ऑफ द रोटेशन ये साथ उसकी रिजिड बॉडी, तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, और इस रेफरेंस से चूंकि ये बॉडी घूम रही है, ये ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर घूम रही है, तो यही जो मास m1 होगा जो पहले इस रेफरेंस एक्सिस के अलोंग था, चूंकि ये बॉडी घूमी तो ये मास m1 यहाँ पे आ गया, और इसका एक्स जो फासला है वो एक्सिस ऑफ द रोटेशन से वो r1 है, और हमारे पास ये नेक्स्ट मास m2 है, इसका फासला r2 था। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर m बॉडी घूमेगी तो m1 भी आगे जाएगा, m2 भी आगे जाएगा, m3 भी, m4 भी, तो हम ये कह सकते हैं पूरी रिजिड बॉडी चूंकि घूम रही है तो लिहाजा हर जो उसका एक मास होगा डिफरेंट डिस्टेंस पे, जिसको हम डिफरेंट नेम दे चुके हैं,
वो डिफरेंट डिस्टेंसेस पर है, तो हम ये देख सकते हैं, बुक वाले ने उसे मेंशन भी किया हुआ कि ये वो एंगल थीटा है जो आपका रोटेटिंग ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है इस रेफरेंस एक्सिस से जब वो घूमता है। तो अगर हम ये देखें कि इन डिफरेंट मासेस के जो टॉर्क्स होंगे, जो हमने लास्ट डिराइव किया कि टॉर्क हमारे पास किसके इक्वल है, एम आर स्क्वायर अल्फा। तो जो फर्स्ट मास डिस्ट्रीब्यूशन m1 है उसके लिहाज से हम देखेंगे जो टॉर्क 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1। इसी तरह से जो टॉर्क 2 होगा वो क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2। इसी तरह से जो टॉर्क 3 होगा वो होगा m3 r3 स्क्वायर और अल्फा 3। और इसी तरह से टॉर्क 4 जो होगा वो होगा m4 r4 स्क्वायर और अल्फा 4। और अगर हमारे पास n नंबर ऑफ द मैसेज हैं तो उन सब को अगर हम ऐड कर लें तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टॉर्क का, वो हम किस तरह से लिखेंगे, टॉर्क टोटल जो होगा वो होगा इन तमाम मैसेज की जो कि डिफरेंट डिस्टेंसेस पर मौजूद हैं, इनके टॉर्क जो इंडिविजुअल से हम उनको सम अप कर लेते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1, m2 r2 स्क्वायर अल्फा 2, m3 r3 स्क्वायर अल्फा 3 प्लस m4 r4 स्क्वायर अल्फा 4। चूंकि ये रिजिड बॉडी घूम रही है तो रिजिड बॉडी पर जितने भी मासेस होंगे, पूरी रिजिड बॉडी की जो घूमने की रफ्तार होगी वही रफ्तार उन मैसेज की भी होगी। यानी कि अगर एक फैन घूम रहा है तो फैन का जो फर्स्ट विंग है जिस रफ्तार से वो घूम रहा होगा, सेकेंड विंग और थर्ड विंग वो भी उसी रफ्तार से ही घूम रहे होंगे, चाहे कोई एक विंग बड़ा है या छोटा है। यानी कि वो सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमें ये पता चल सके कि डिफरेंट पॉइंट्स पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो अगर हम यहां से देखें तो अगर हर एक विंग की रफ्तार सेम होगी और अगर किसी एक में चेंज आएगा तो हर एक का एंगुलर एक्सेलरेशन भी सेम होगा, तो लिहाजा हम यहां से लिख सकते हैं कि अल्फा 1 इक्वल्स टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अल्फा 3 इक्वल्स टू अल्फा 4, और इन सब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस m3 r3 स्क्वायर अल्फा, और लास्ट जो था वो m4 r स्क्वायर और अल्फा। और अगर हम सब इस पूरी इक्वेशन को देखें तो इसमें अल्फा कॉमन है, और अगर हम अल्फा कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर और m4 r4 स्क्वायर। और अगर हम इस पूरे को देखें तो हम इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, m i r i का स्क्वायर and I starts from 1 and ends at n। n क्या है, वो जो लास्ट सेगमेंट होगा। इस केस में अगर हम देखें तो हमने इसके 4 हिस्से किए हैं, तो आप n इक्वल्स टू 4 लिख सकते हैं, और हमारे पास इनटू अल्फा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली जो टर्म है ये उस पूरी रिजिड बॉडी का टोटल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम आई का नाम देते हैं। तो हमारे पास अगेन जो रिजल्ट बन जाएगा वो यही बन जाएगा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। स्टूडेंट इसी के साथ हमारे पास बुक पर इसी पेज पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज बताए गए हैं, वो आप लोगों ने याद रख लेने, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और प्लस हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त भी वही फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट की शेप बताई जाती है। वहां पर जो रॉड दिया गया है आपको, उस रॉड का जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी है वो बताया गया है 1/12 ml स्क्वायर। मैं यहाँ पर वो प्लॉट ड्रॉ भी कर देता हूँ कि अगर सपोज हमारे पास एक रॉड है, इसकी लेंथ L है, ऐसे ये इसकी L लेंथ है, और ये रॉड अपने इस एक्सिस के गिर्द जो आपकी बुक में बना भी हुआ है, जिसको A और A डैश का नाम दिया गया है, अगर रोटेट करे तो जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I, वो किसके इक्वल होगा 1/12 ml स्क्वायर। और इसी तरह से अगर मैं कहूं कि मेरे पास रॉड की बजाय एक रिंग है, रिंग जो कि अंदर से खाली है, तो हम ये कहेंगे ये हमारे पास फील्ड पार्ट है, और ये रिंग जो अंदर से खाली है इसका भी एक आर है, और ये भी अपने ए और ए, ये वो एक्सिस है जिसके गिर्द ये घूम सकती है। तो जो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है
वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास mr² के इक्वल है। और इसी तरह से अगर हम बात करें एक डिस्क की जो कि कंप्लीटली फील्ड है, ठीक है जी, और हम उसको ऐसे सिर्फ बना इसलिए रहे हैं ताकि समझ आ सके कि ये कंप्लीटली फील्ड है, विंग तो अंदर से खाली होता है। तो हमारे पास अगर इसका ये एक्सिस ऑफ द रोटेशन देखें ए और ए प्राइम, तो इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो गिवन है, और वो क्या है 1/2 mr²। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो स्फेयर है, इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है, वो क्या है I = 2/5 mr²। और इसका भी एक्सिस ऑफ द रोटेशन वही है जो पुराने केसेस में हम पढ़ चुके हैं, A और A प्राइम। स्टूडेंट ये मैंने सिर्फ इसलिए साथ में आपको बताया ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। I hope you have learned really very well about this lecture about moment of inertia. Please don't forget to like and subscribe our channel. Allah Hafiz.